Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. So this session is going to be very important because this session में we are going to discuss a new variant of COVID-19 that is Omicron. So what is Omicron? What is the structure of Omicron? Why should we concern us about Omicron? And so many things related to the effect, related to the symptoms, related to the precautions and so many questions which came to our mind regarding Omicron virus. वो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें. दिस विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव and this will be very helpful to us, very helpful to you all to understand the impact of this virus. So first of all, what is Omicron? Omicron is actually the mutated version of COVID-19. COVID-19 is actually a disease, a viral disease which is caused by a virus SARS-CoV-2. So SARS-CoV-2 is the actual virus which causes COVID-19. And I hope we all are very much aware about this virus. शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कोविड-19 के बारे में ना पता हो. सो एक अच्छी खासी तबाही मचाने के बाद हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट से इस पे हम लोगों ने कंट्रोल पाया बाय डेवलपिंग वैक्सीन्स, बाय नंबर ऑफ प्रिकॉशंस, number of other methods which boost up your immunity. अब फाइनली इस वायरस की री एंट्री हुई है और री एंट्री अगेन ग्लोबल लेवल पे थ्रू आउट द वर्ल्ड एक सीरियस कंसर्न बन चुका है. क्यों बन चुका है ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले मैं आपको शो करूंगा द रियल पिक्चर और द एक्चुअल पिक्चर ऑफ ओमिक्रॉन. स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है ओमिक्रॉन का एक्चुअल फोटो, एक्चुअल पिक्चर. एंड ओमिक्रॉन वो वायरस है जो डेवलप हुआ है ड्यू टू म्यूटेशन. तो कैसे ये डेवलप हुआ पहले इसको समझते हैं. बट सबसे पहले मैं फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, मैं ये पहले से नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द न्यू वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज ओमिक्रॉन? सो ओमिक्रॉन इज अ म्यूटेटेड वर्जन ऑफ SARS-CoV-2. तो मैं इसको सिंपली मेंशन कर सकता हूं, इट्स अ म्यूटेटेड वर्जन of SARS-CoV-2 which actually causes COVID-19. and how does this mutation or these mutation takes place, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है. एक्चुअली म्यूटेशन का प्रोसेस वायरस में बहुत ज्यादा होता है. उसका रीजन ये है व्हेन द वायरस एंटर्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में वायरस के एंटर होते ही इट स्टार्ट इट्स रैपिड मल्टीप्लीकेशन. बहुत हाई रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन है. तो इस रैपिड मल्टीप्लीकेशन से एक एडवांटेज मिल जाता है इस वायरस को कि जितना रैपिड मल्टीप्लीकेशन उतना ज्यादा रेट ऑफ म्यूटेशन. रिमेंबर, जितना ज्यादा ये मल्टीप्लीकेशन करेगा, जितना ज्यादा अपना ये काउंट इंक्रीज करेगा, उतना ही ये हमारे लिए हार्मफुल होता जाएगा क्योंकि इसके म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. कैसे बढ़ जाते हैं आप खुद सोचिए. अभी आपकी बॉडी में एंटर हुआ और ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहा है. हमारी बॉडी जब तक इसके लिए एंटीबॉडीज बनाती है तब तक ये मल्टीप्लिकेशन करके अपने काउंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेता है. फिर हमारी एंटीबॉडीज इस वायरस से इंटरैक्ट करती है. जब इंटरैक्शन होता है तब एक चीज आपको और समझनी है, इंटरैक्शन से दो चीजें होंगी. या तो हमारा एंटीबॉडी डोमिनेट करेगा और इस वायरस को सुप्रेस कर लेगा, या ड्यू टू हाई अमाउंट, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर, ड्यू टू हाई क्वांटिटी, ये अपने लिए डिफेंस सोचना स्टार्ट करता है. तो इसके लिए करता क्या है, ये मॉडिफिकेशंस करता है. मॉडिफिकेशंस
कहां होंगे, वो सब कुछ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन से जितना ज्यादा ये मल्टीप्लिकेशन करेगा तो हायर द चांसेस ऑफ म्यूटेशन, हायर द चांसेस ऑफ म्यूटेशन। So mutations are certain heritable changes that occurs naturally. It means जितना ज्यादा वायरस का मल्टीप्लिकेशन उतना ज्यादा म्यूटेशन, एंड म्यूटेशंस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज म्यूटेशंस आर सडन चेंजेस एंड दैट सडन चेंजेस occurs naturally. Okay, so these mutations are sometimes beneficial और sometimes harmful. वायरस की प्रॉपर्टी क्या है? वायरस पे अगर म्यूटेशंस होते हैं, यानी SARS-CoV-2 जो एक्चुअल वायरस था जिससे बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, देन ओमिक्रॉन, तो दीज वेरिएंट्स आर रिजल्ट्स ऑफ म्यूटेशंस ओनली। अब इस म्यूटेशन में भी एक चीज आपको ध्यान रखना है, ओनली द बेनिफिशियल म्यूटेशंस, जो म्यूटेशंस वायरस के लिए बेनिफिशियल है, तो बेनिफिशियल म्यूटेशंस आर रिटेन्ड बाय वायरसेस। अब ये बेनिफिशियल म्यूटेशंस क्या है? बेनिफिशियल म्यूटेशन मीन्स दोज म्यूटेशंस विच हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ ओमिक्रॉन, ओके, या एनी अदर वायरसेस। सो म्यूटेशन डेवलप कैसे हुआ, इस चीज को मैं ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में तो समझा ही चुका हूं, बस इस चीज को भी हमें देखना है कि मान लेते हैं इसको अपना एक डिफेंसिव सेल, मैक्रोफेज और टी सेल, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, और ये मान लेते हैं हम लोग ओमिक्रॉन, ठीक है। तो ओमिक्रॉन के पास ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज द स्पाइक प्रोटीन, क्लियर। और इस इम्यून सिस्टम के सेल के पास, मैक्रोफेज और टी सेल के पास क्या है? रिसेप्टर्स है। तो दीज रिसेप्टर्स आर एंटीबॉडी और एंटीजेन बाइंडिंग रिसेप्टर्स, ओके, तो दीज आर द रिसेप्टर्स, ठीक। तो इसको एंटीजेन बाइंडिंग रिसेप्टर्स बोलते हैं, एंटीजेन बाइंडिंग रिसेप्टर्स, ठीक। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आर इम्यून सिस्टम सेल्स, मैक्रोफेज, टी सेल्स। एंड ये जो पार्ट है ना जो इंटरैक्ट कर रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ठीक है। ये जो पार्ट इंटरैक्ट कर रहा है, मैंने ब्लू से इसको हाईलाइट किया है, दिस इज द रिसेप्टर ऑफ ओमिक्रॉन एंड दैट रिसेप्टर इज नोन एज ACE2 रिसेप्टर, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, जब ये स्पाइक प्रोटीन इंटरैक्ट करेगा विद द रिसेप्टर ऑफ मैक्रोफेज और द टी सेल। चलिए मैक्रोफेज की बात करते हैं, तो मैक्रोफेज क्या करता है? वायरस को इनगल्फ करता है, इनगल्फ करने के बाद वायरस के कुछ कंपोनेंट्स को अपने रिसेप्टर्स पे शो करता है, सो दैट टी सेल्स कैन आइडेंटिफाई इट, कैन रिकॉग्नाइज इट, एंड फिर टी सेल बी सेल को रेगुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। समझ में आया आपको? इन शॉर्ट, मैक्रोफेज जब तक अपने बाइंडिंग साइट पे पैथोजन के कंपोनेंट को शो नहीं करेगा और जब तक टी सेल इसको आके रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, अभी इसको मान लेते हैं टी सेल, इसको मान लेते हैं मैक्रोफेज, तो जब तक टी सेल आके इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब तक बी सेल एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। तो इन दोनों के बीच का लिंक है हमारा टी सेल। वायरस क्या करता है? वायरस जितना बार इंटरैक्ट करता है हमारे एंटीबॉडीज जनरेटिंग सेल से, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? जितनी बार ये रिएक्ट करेगा उतनी बार ये म्यूटेशन करके न्यू प्रोटीन्स डेवलप करता है। ये आपको याद रखना है, इसलिए ओमिक्रॉन के पास नंबर ऑफ म्यूटेटेड प्रोटीन्स हैं। म्यूटेटेड प्रोटीन्स मतलब सेम स्पाइक प्रोटीन्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूटेशंस। अब इस नंबर ऑफ म्यूटेटेड प्रोटीन्स को ट्रीट करना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि जब हमारा एंटीबॉडी काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का मतलब इट रिकॉग्नाइज द फर्स्ट एनकाउंटर, देन उस फर्स्ट एनकाउंटर को रिकॉग्नाइज करने के बाद दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज और दे स्टार्ट किलिंग दोज सेल्स इन द नेक्स्ट एनकाउंटर जो प्रीवियसली एनकाउंटर्ड हुआ था। बट यहां क्या हो रहा है? हर बार नया वेरिएंट आ रहा है,
हर बार मॉडिफिकेशन हो रहा है, हर बार म्यूटेशन हो रहा है, तो हमारी एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगेगा। एंड उसके बावजूद हमारी एंटीबॉडीज धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करती है। बट जब तक वो काम करती है, इसका मल्टीप्लिकेशन इतना हाई है, ओमिक्रॉन का मल्टीप्लिकेशन इतना ज्यादा हाई है कि ये फिर से म्यूटेशन करके एक न्यू प्रोटीन्स डेवलप कर लेता है। तो जो वेरिएंट्स आए हैं अब तक, बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, देन ओमिक्रॉन वेरिएंट, इनमें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जितने मॉडिफिकेशन हुए, बीटा डेंजरस था, बहुत डेंजरस था, क्योंकि उसके लिए वैक्सीन को जनरेट होने में बहुत टाइम लगा। डेल्टा आया तो डेल्टा के पास कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे। चलिए काम करते हैं, पहले इन वायरस के कंपैरिजन को समझते हैं। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब समझ में आ गया ना आपको। तो जितनी बार ये स्पाइक प्रोटीन अपने ACE2 रिसेप्टर्स को बाइंड करेगा विद द रिसेप्टर ऑफ मैक्रोफेज या विद द रिसेप्टर ऑफ टी सेल, ये इस इंटरेक्शन से अपनी प्रोटीन को मॉडिफाई कर लेगा। तो जैसे ये मॉडिफाई करेगा, एक नया प्रोटीन डेवलप होगा, और जब नंबर ऑफ प्रोटीन्स डेवलप होंगे तो एक पूरा नया स्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसीलिए जब स्पाइक प्रोटीन्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको चीज पता होनी चाहिए कि स्पाइक प्रोटीन्स पे 30+ म्यूटेशंस हुए हैं। यानी जो ओमिक्रॉन डेवलप हुआ है, ये 30+ म्यूटेशंस ऑन स्पाइक प्रोटीन्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओमिक्रॉन, एंड 20+ म्यूटेशंस हुए हैं आरएनए जीनोम में। तो ये दोनों म्यूटेशंस को अगर हम बाइंड करें तो ये अप्रॉक्स 50+ म्यूटेशन। तो इस हाई रेट ऑफ म्यूटेशन को ट्रेट करना हमारी बॉडी के लिए डिफिकल्ट तो होगा ही ना। तो ये म्यूटेशन वाला पार्ट अगर आपको क्लियर है तो आप थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं जो प्रीवियस वेरिएंट्स रहे हैं SARS-CoV-2 के, एंड अब जो नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन। ठीक है, मगर उससे पहले मैं एक डेटा आपको शो करना चाहूंगा कि कितने पीपल अब तक अफेक्टेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इंडिया में अब तक कोई केस कंफर्म नहीं है। जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं टुडे 2 दिसंबर, और अब तक कोई केस कंफर्म नहीं है। तो ये डेटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो WHO ने पब्लिश किया था फॉर द ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओके, अब इस वेरिएंट को लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जहां एक हाईएस्ट कंसर्न बना हुआ है। क्यों बना हुआ, उसका रीजन है, पहले हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद कंसर्न क्यों बना हुआ है हम उसकी बात भी करेंगे। तो ओमिक्रॉन से पहले जरा एक्चुअल वायरस, जो रियल वायरस था कोविड-19 का, SARS-CoV-2। ओके, दिस इज COVID-2, SARS-CoV-2। ठीक है, तो इसके जो म्यूटेशंस हुए, तो म्यूटेशन से डेवलप होने वाले फॉर्म्स जो थे, द फर्स्ट वन इज बीटा वेरिएंट, द सेकेंड वन डोमिनेंट वन। इसको डोमिनेंट वन में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सबसे ज्यादा तबाही किसी ने मचाई है तो डेल्टा वेरिएंट ने। तो बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, एंड फाइनली आफ्टर 50+ म्यूटेशन ओमिक्रॉन। ठीक है, तो दिस इज अगेन द म्यूटेटेड पार्ट ऑफ SARS-CoV-2. So let's observe the difference between these three. Beta variant, this was the most dangerous one. क्यों डेंजरस वन था? बिकॉज एक नए वायरस की एंट्री हुई थी ह्यूमंस की लाइफ में, तो इसके लिए एंटीबॉडीज को जनरेट होने में काफी टाइम लगा, तो इसको मैं मोर डेंजरस मानूंगा। ट्रांसमिसिबिलिटी प्रॉपर्टी डेल्टा से कम थी, बट थी, यानी जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन था वो डेल्टा से कम था, बट स्टिल जो था वो काफी ज्यादा सीवियर इफेक्ट्स डेवलप कर रहा था। तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन और द ट्रांसमिसिबिलिटी प्रॉपर्टी, ओके, रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज लो एज कंपेरेटिवली टू डेल्टा। तो डेल्टा के अगेंस्ट इसका रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम था, एंड सबसे जो सिवियर इफेक्ट था इसका वो यही था ना कि इस वायरस को
इस वायरस के लिए एंटीबॉडीज को जनरेट होने में काफी टाइम लगा। आपने सुना होगा कि बहुत सारे केसेस को प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीट किया गया, बट प्लाज्मा थेरेपी भी फिर WHO ने रोक दी, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस हो गए, रोका गया उसको, क्योंकि वो भी बेनिफिशियल नहीं था। तो एंटीबॉडीज और नो वैक्सीन, नो एंटीबॉडीज और नो वैक्सीन, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। नो वैक्सीन वॉज वर्किंग ऑन इट, ओके। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? द चांसेस ऑफ रीऑकरेंस इज हाई, ये दोबारा डेवलप हो सकता है, यानी जिसको बीटा वेरिएंट से इंफेक्शन हुआ था उसको दोबारा बीटा वेरिएंट से इंफेक्शन हो सकता है। तो चांसेस ऑफ रीऑकरेंस इज हाई। ये बात तो हो गई हमारे बीटा वेरिएंट की, ठीक। डेल्टा वेरिएंट के दो एस्पेक्ट्स में डिस्कस करूंगा। एक वो एस्पेक्ट था जो हमारे लिए बैड एस्पेक्ट है, और एक वो एस्पेक्ट है जो हमारे लिए गुड एस्पेक्ट ही है। इसको मैं गुड एस्पेक्ट ही बोलूंगा। पहले बात करें इसकी बैड एस्पेक्ट की, तो इसका ट्रांसमिसिबिलिटी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा रहा है। जितने भी वेरिएंट्स में मॉडिफिकेशंस हुए ड्यू टू म्यूटेशन, तो हाई ट्रांसमिसिबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी इसकी, ठीक। सिविरिटी ऑफ डिजीज, सिविरिटी का मतलब होता है कितना ये डैमेज कर सकता है बॉडी को, तो सबसे ज्यादा डैमेज इसी वेरिएंट ने किया है, तो सिविरिटी सबसे ज्यादा इसी की थी, ठीक। नंबर ऑफ सिम्टम्स डेवलप हुए थे, बट इसने एक ऑर्गन को टारगेट किया था, वो ऑर्गन था लंग्स। इसीलिए पर्सन को जो डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड थे, उन्हें एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हुई, क्योंकि जहां पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनता है, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज, तो दैट मेम्ब्रेन इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो इस वायरस ने मेनली उसी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को टारगेट किया, वही अपना मल्टीप्लिकेशन किया, एंड उस मल्टीप्लिकेशन से इसने हमारे सेल्स को डैमेज किया, एंड फाइनली इट लीड्स टू डेथ। क्लियर? तो ये इसका बैड एस्पेक्ट था। गुड एस्पेक्ट भी था इसका। गुड एस्पेक्ट क्या था? जितनी वैक्सीन जनरेट हुई, मैं मेनली इंडियन वैक्सीन की बात करूंगा, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, वो इस पे इफेक्टिव थी। तो इंडियन वैक्सीन, जितनी भी इंडियन वैक्सीन है, ओके, दे आर वर्किंग ऑन इट। अब इंडियन वैक्सीन वर्किंग ऑन इट का मतलब इंडियन वैक्सीन या जो अदर वैक्सीन भी हैं, दे आर केपेबल और दे आर एबल टू जनरेट एंटीबॉडीज। तो इंडियन वैक्सीन आर वर्किंग ऑन इट। सो चांसेस ऑफ रीऑकरेंस इज लो या निल, क्योंकि रीऑकरेंस होने का चांस नहीं है डेल्टा वेरिएंट के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी पे काम करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज जनरेट कर रहा है ड्यू टू वैक्सीन। वैक्सीन इज अ काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी बॉडी ने डेवलप नहीं किया, बट हाँ हमने इसे एक्वायर किया है। तो इट्स अ काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, इट्स अ काइंड ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बट जनरेट तो हो रहा है ना। और हमारी एंटीबॉडीज डेल्टा वेरिएंट को मेमोराइज कर चुकी है। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का जो पार्ट है, मेमोरी सेल, वो इसको मेमोराइज कर चुका है। तो इसलिए जब भी ये वायरस री एंटर होगा, हमारी बॉडी तुरंत इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। तो चांसेस ऑफ रीऑकरेंस कम है, चांसेस ऑफ रीऑकरेंस इज लो। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चांसेस ऑफ रीऑकरेंस इज लो। अब बात करेंगे ओमिक्रॉन की, द मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट म्यूटेटेड वर्जन, क्योंकि इसमें 50+ म्यूटेशंस हैं, तो कंसर्न तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा होना चाहिए ना। 50+ म्यूटेशन, एंड वो भी म्यूटेशंस भी स्पाइक प्रोटीन्स पे भी है, आरएनए जीनोम पे भी है। तो एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये बहुत हाई ट्रांसमिसिबिलिटी शो करने वाला है। ओके, नंबर 2, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है आपको। ओमिक्रॉन का एक एस्पेक्ट सामने आया है बाय द स्टडी ऑफ द वायरस, बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन हु गेट्स अफेक्टेड विद ओमिक्रॉन। साउथ अफ्रीका में बहुत से लोग
इन्फेक्ट हुए हैं, अदर कंट्रीज में भी इन्फेक्ट हुए हैं, तो उनके ट्रीटमेंट से जो बात सामने आई है, इस वायरस को कंप्लीटली डेवलप होने में 14 डेज का टाइम लगता है। तो अभी कुछ कह पाना कितना ये इफेक्ट करेगा, कितना डैमेज करेगा, किस ऑर्गन को टारगेट करेगा, ये कह पाना अभी मुमकिन नहीं है। तो एक मगर बात तो कंफर्म है ना कि इट रिक्वायर्स 14 डेज फॉर द डेवलपमेंट। तो 14 डेज तक हम वेट करेंगे। और अभी मैंने भी एक चीज बताई थी आपको, इंडिया में कोई केस अभी कंफर्म नहीं है, मगर आने वाले टाइम में क्या होगा ये चीज भी कहा नहीं जा सकता, बिकॉज 14 डेज इसको चाहिए फॉर द डेवलपमेंट। अब इस ओमिक्रॉन का ये वाला पार्ट जो मैं बता रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। इस वायरस में लंग्स को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई। अब तक जितने पर्सन ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड है उसमें कुछ ही सिम्टम्स नोटिस हुए हैं। उन सिम्टम्स में एक जो कॉमन सिम्टम निकल के आया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट इज स्क्रैची थ्रॉट। स्क्रैची थ्रॉट का मतलब इचिंग डेवलप्स ऑन द थ्रॉट, इरिटेशन डेवलप्स इन द थ्रॉट, तो स्क्रैची थ्रॉट। एंड यस, अब तक इस वायरस से प्रीवियस सिम्टम्स डिटेक्ट नहीं हुए, तो सिम्टम्स आर वेरी माइल्ड फॉर 14 डेज, माइल्ड सिम्टम्स फॉर 14 डेज, ये ऑब्जर्व किया गया है अब तक, और ये स्टडीज से निकल के भी सामने आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक इसमें कुछ प्रीवियस जो डेल्टा वेरिएंट के इफेक्ट्स थे, लाइक टेस्ट बर्ड्स का लॉस होना, कफ रहना, फीवर डेवलप होना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारी चीजें अब तक ओमिक्रॉन के इफेक्ट से सामने नहीं आई हैं। तो नो लॉस ऑफ टेस्ट और टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, नो कफ, नो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड सो ऑन। तो ये चीज आने वाले 14 डेज के बाद ही मालूम चलेगा, या 14 डेज नहीं, अभी तो 2 दिसंबर हो गया है, वायरस को आए ही 7 to 8 डेज हो चुके हैं। अब इन तीनों वायरस के कंपैरिजन के बाद कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई शुड बी कंसर्न अस। क्यों इंपॉर्टेंट है इस वायरस को लेके कंसर्न होना? क्योंकि डेल्टा वेरिएंट का रिजल्ट तो हम लोग देख ही चुके हैं, क्या बैड इंपैक्ट्स रहे हैं नॉर्मल पीपल के लाइफ में, उनके सर्वाइवल में। तो जाहिर सी बात है इसको लेके भी लोगों को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये स्प्रेड हुआ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा, रेट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है, तो इसका स्प्रेड कंट्रोल करना एक बिगेस्ट चैलेंज होगा। क्यों चैलेंज होगा? क्योंकि सबसे पहली बात आपको यह समझनी होगी कि वाई शुड वी कंसर्न, वाई शुड वी कंसर्न अबाउट दिस वायरस। कंसर्न करने की बात क्यों है? पहला चीज, हाई रेट ऑफ ट्रांसमिशन। ये भी रिपोर्ट सामने आई है ना कि जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट था, उससे 1% से 5 to 6% को इन्फेक्शन ट्रांसफर होता था। इस वायरस के 1% से अप्रोक्सीमेटली 15% को इन्फेक्शन होगा। अब 1% अफेक्ट कर रहा है 15% को, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी सिवियरिटी कितनी ज्यादा होगी, मोड ऑफ स्प्रेड एंड ट्रांसमिशन कितना हाई होगा। नंबर 2, क्या वैक्सीन इस पे काम करेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है ना। जो लोग वैक्सीनेटेड है उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, क्या वैक्सीन इस पे काम करेगी? तो ये कह पाना भी अभी पॉसिबल नहीं है। तो डज वैक्सीन विल वर्क ऑन इट? क्या वैक्सीन इस पे काम करेगा? तो ये कह पाना भी मुश्किल है। माइट बी और माइट नॉट बी, मगर अगर मेरा कंसर्न मैं कहूं तो हमें इस चीज को समझना होगा कि इसमें म्यूटेशंस बहुत हाई हुए हैं। तो उस म्यूटेशन के बेसिस पे वैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप तो जानते हैं ना वैक्सीन मेमोरी पे बेस्ड है।
हमारे एंटीबॉडीज की वो प्रॉपर्टी जो प्रीवियस पैथोजन डेल्टा वेरिएंट को आइडेंटिफाई कर चुका था, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट कर रहा है। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पे जो प्रोटीन्स हैं दे ऑल आर न्यू। ओमिक्रॉन ने बहुत सारे न्यू प्रोटीन्स को डेवलप किया है स्पाइक पे। अब उन न्यू प्रोटीन्स पे वैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा ये तो आने वाले डेज में ही पता चलेगा, बट मेरा कंसर्न एक ही चीज पे है, दैट इज नो। ओके। थर्ड, विल आरटीपीसीआर डिटेक्टेड? ये तो खैर इजी है क्योंकि रैपिड एंटीजन जो टेस्ट होता है बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो डेफिनेटली इस पे काम करेगा, क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? पॉलीमराइजेशन करना। पॉलीमराइजेशन का मतलब मॉलिक्यूल्स की कॉपी बनाना। तो अगर ये वायरस बहुत लो रेट में भी है, बहुत लो रेट में है, तो इसका पॉलीमराइजेशन करके इसके काउंट को इंक्रीज करके हम इसके नेचर को, इसकी प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। तो पॉलीमराइजेशन करके आरटीपीसीआर से इसको डिटेक्ट करना पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। तो आई से यस अबाउट दिस। ओके। एंड द फोर्थ वन, आरटीपीसीआर हो गया, वैक्सीन इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, रेट ऑफ ट्रांसमिशन, एंड फाइनली सिविरिटी ऑफ डिजीज। सिविरिटी ऑफ डिजीज, क्योंकि पहले वाले केस में डेल्टा में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एंड लंग्स डैमेज कॉमन था। इस पे कितनी सिविरिटी होगी ये अभी कह पाना मुश्किल है, तो मैं इसके लिए भी मेंशन करूंगा अननोन, क्योंकि अभी रिजल्ट्स आना बाकी हैं कि कितना डैमेज करेगा, मगर माइल्ड सिम्टम्स आ चुके हैं। अब मैं एक चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द इफेक्ट ऑफ ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के बारे में जो नई बात निकल के सामने आई है, ये मेनली 33 प्लस ईयर्स वाले लोगों को ही अफेक्ट करेगा। तो चांसेस ऑफ इंफेक्शन इज हायर इन 33 प्लस ईयर्स पीपल। तो अवेयरनेस सबसे ज्यादा, प्रिकॉशन सबसे ज्यादा उन लोगों को जरूरी है जो 30 प्लस है, क्योंकि ये डेटा जो पर्सन इन्फेक्टेड है या जो डॉक्टर्स इस पे स्टडी कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट इस पे स्टडी कर रहे हैं, ये उनका डेटा, ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ओके। एंड द लास्ट वन, जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे इंडियन पॉपुलेशन के लिए, क्या लॉकडाउन लगेगा? तो इसके लिए भी मैं यही चीज कहूंगा कि ये डिपेंड करेगा डिजीज की सिविरिटी पे। अभी कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं है, कितना ये डैमेज करेगा, कितना इसका हार्मफुल इफेक्ट होगा, ये आने वाले दिन में ही पता चलेगा। तो लॉकडाउन के लिए भी अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दी होगा। तो वायरस का म्यूटेशन, इसका कंसर्न, इसका प्रॉपर्टी, इसका नेचर, सब कुछ जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन था वो मैंने शेयर किया है। और सबसे जरूरी चीज, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो गाइडलाइंस हम लोग ने फॉलो की है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट, बीटा वेरिएंट के अगेंस्ट, हमें अभी से वो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। वेयर योर मास्क प्रॉपरली, सैनिटाइज योर हैंड, सैनिटाइज योर ईच एंड एवरीथिंग। यानी जो आर्टिकल आप यूज कर रहे हैं, जो गैजेट्स आप यूज कर रहे हैं, ट्राई टू सैनिटाइज देम। एंड 6 फीट दूरी, जो 6 गज की दूरी है, उसे भी बना के रखें। अभी से प्रिकॉशंस लेके चलेंगे, अभी से प्रिवेंशन लेके चलेंगे, तो इसके रेट ऑफ ट्रांसमिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द वायरस ओमिक्रॉन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो या इस वायरस से रिलेटेड अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और फिर लेके आऊँगा, मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊँगा आपके लिए, जिससे कि आपको मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन मिल सके अबाउट ओमिक्रॉन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।